नमस्कार बच्चों, प्रणाम सभी को। आज हम अपने पाठ एक स्वर्णिम भारत में मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे और मौर्य काल के बारे में हमने महत्वपूर्ण जो 3 शासक थे वो पढ़ लिए हैं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। और इसके बाद आज हम मौर्य प्रशासन जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि आप 2 चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखिए। एक तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। कल लास्ट हमारी यही बात हुई थी कि बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने, सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने, उसका वध करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश हम पढ़ेंगे, लेकिन आज मौर्य प्रशासन पढ़ लेते हैं। मौर्य प्रशासन जो है वो प्रथम केंद्रीकृत शासन था। केंद्रीकृत प्रथम बार जो है वो केंद्रीकृत, यानी सारा जो शासन की जो सारी शक्ति होती है, केंद्रीकृत का मतलब होता है सारी जो शासन की जो शक्ति होती है वो किसमें होती है? राजा में। ठीक है, लेकिन राजा में सारी शक्ति होने के बाद भी वो निरंकुश नहीं होता था, यानी वो अपने जो निर्णय हैं वो मंत्रियों के माध्यम से उनसे परामर्श लेकर करता था। तो ऐसे राजा को निरंकुश हम नहीं कह सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है ये सारी जानकारी हमें किन किन चीजों से मिलती है या कहाँ से मिलती है। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। और अभिलेख सर्वप्रथम किसने बनवाए? अशोक ने। ये सब कल हम पढ़ चुके हैं। तो इनके माध्यम से हमें पता चलता है कि प्रशासन किस प्रकार का था। तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि राज्य के जो हैं वो 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 7 अंग। 7 अंग राजा कौन कौन से होते हैं? पहला, राजा होना चाहिए। दूसरा, राजा का एक पुरोहित होना चाहिए जिसे अमात्य कहते हैं। तीसरा, जनपद होना चाहिए, यानी जनता होनी चाहिए, जनपद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चौथा, दुर्ग होना चाहिए। पांचवा, राजा के पास अपना एक कोष होना चाहिए। कोष के बाद राजा की अपनी एक सेना होनी चाहिए, बिना सेना के कौन सा राजा? और 7वां, राजा के मित्र भी होने चाहिए। इस तरह कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए थे। एक राजा होना चाहिए, राजा के मंत्री होने चाहिए, जनपद होना चाहिए, उसके रहने के लिए दुर्ग होना चाहिए, कोष होना चाहिए यानी खजाना होना चाहिए, उसकी एक सेना होनी चाहिए और मित्र भी होने चाहिए। तो इस प्रकार ये सारी चीजें आपके दी गई है। उसके बाद राजा के मुख्य जो कैबिनेट मंत्री होते थे वो होते थे, एक तो मंत्री, युवराज, सेनापति और पुरोहित। ये 4 मुख्य होते थे। तो इनके पद पर अगर किसी की नियुक्ति की जाती थी, ध्यान दें आप, यहाँ पर उनकी नियुक्ति की जाती थी, यानी जो योग्य होगा वो ही नियुक्त हो पाएगा, ऐसे वंश से नहीं चलता था। नियुक्ति किस आधार पर होती थी? एक एग्जाम होता था, भी एग्जाम होता ना, वैसे एग्जाम होता था जिसे कहते हैं उपधा परीक्षण। ठीक है बच्चों, तो नियुक्ति किस माध्यम से? एक एग्जाम होता था, यानी परीक्षाएं होती थी। उस उपधा परीक्षण में जो व्यक्तियों के चरित्र का एक परीक्षण होता था और उसी आधार पर सेनापति, पुरोहित, मंत्री या युवराज बनते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 18 विभाग बताए गए हैं अर्थशास्त्र में। कितने विभाग बताए गए हैं? 18, जिन्हें कहा जाता था तीर्थ कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है उनको हम पढ़ेंगे। 18 विभागों में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हम पढ़ लेते हैं। पहला है समाहर्ता, और यहाँ तीर्थ के जो प्रमुख होते थे उन्हें महामात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
तो समाहर्ता कौन होता था? जो राजस्व इकट्ठा करता था। हर्ता, समाहर्ता इकट्ठा करना, राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, है ना, और वार्षिक बजट बनाना। ये काम आज भी होते हैं हमारे मंत्रिमंडल में। तो इस तरह से ये समाहर्ता का काम होता है। फिर दूसरा ऐसे कैसे आता है, बच्चों ध्यान दें, कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरपीएससी में पूछे गए हैं। संनिधाता कोषाध्यक्ष, मैं हमेशा कहती हूँ कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से पढ़े ताकि भविष्य में आप जब ये पढ़ें तो आपको याद रहे। समाहर्ता हो गया, संनिधाता हो गया, सीताध्यक्ष होते हैं। सीताध्यक्ष कौन होता है? जो कृषि मंत्री कह सकते हैं आप, कृषि भूमि का कर लगाना वगैरह सारा काम जो सीताध्यक्ष करता था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सीता कहाँ से प्राप्त हुई थी? राजा जनक को भूमि से प्राप्त हुई थी, है ना, तो कृषि भूमि। आठवीं अध्यक्ष वन का जो प्रमुख होता था वो, और भी हैं आपके जैसे सूत्राध्यक्ष, कताई बुनाई वाले, पण्याध्यक्ष। ये सब आप एक दो बार बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पण्याध्यक्ष या व्यापार, जैसे मुझे भी अगर याद करना तो मैं शब्दों को जोड़ती हूँ। सूत्राध्यक्ष यानी सूत्र, सूत्र का मतलब होता है धागा, है ना, सूत्र बांधते ना, सूत्र तो कताई बुनाई। सीता यानी सीता राम से निकली थी तो भूमि से निकली थी, है ना, तो सीताध्यक्ष कृषि भूमि। संनिधाता कोषाध्यक्ष, समाहर्ता यानी इकट्ठा करना, पण्याध्यक्ष पर से यानी व्यापार से। इस तरह प्रांतीय प्रशासन यानी प्रांतों को, कल अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा हो और ध्यान से आपने पढ़ा हो तो 5 प्रांत थे। पूरे शासन को अशोक ने 5 प्रांतों में विभक्त कर दिया था। पहला तो हमने देखा था, मध्य में लेंगे पाटलिपुत्र, उत्तर में तक्षशिला, मध्य में पाटलिपुत्र, उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में का है सुवर्णगिरी। ठीक है, इस तरह से पूरे शासन व्यवस्था को 5 भागों में बांट दिया था। और जो योग्य होता था वो इनके ऊपर जो प्रमुख लगाए जाते थे, इनमें से कुछ युवराज, जैसे हमने देखा था बिंदुसार ने भी उज्जैन में जो है वो अशोक को लगा रखा था, नियुक्त कर रखा था, और यहाँ पर तक्षशिला में सुशील को कर रखा था, आपको याद है। ठीक है ना बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर नगर प्रशासन देखते हैं। नगर प्रशासन में ज्यादा कुछ खास नहीं है। 30 सदस्यों की 6 समितियां होती हैं। 6 पंजे 30, 6 समितियों के आधार पर व्यापार अलग अलग 6 समितियां होती है। विदेशी व्यापार वाली, कर व्यवस्था रखने वाली, शांति एवं व्यवस्था वाली, इस तरह से 6 समितियां काम करती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं टोटल। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य होंगे। यही व्यवस्था जो है वो सैन्य व्यवस्था में भी है, इसमें भी 30 सदस्य होते हैं कुल। और इस प्रकार सैन्य व्यवस्था में भी कुछ नहीं, अंतरकाल हमें देख रही है, सॉरी वहां गलती हो गई। अंतरकाल का मतलब है सैन्य व्यवस्था देखने वाला, सैन्य व्यवस्था देखेंगे। प्रांतीय प्रशासन आप उतार लेना इसको ऐसे किसी, और अब पढ़ते हैं हम न्याय व्यवस्था में। तो न्याय के ऊपर यानी सबसे प्रमुख कौन होगा बच्चों? राजा, है ना।
न्याय व्यवस्था जो है, न्याय व्यवस्था प्रमुख न्यायाधीश कौन होगा? प्रमुख जो न्यायाधीश है वो है सम्राट। उसके नीचे फिर जैसे जैसे नगर में प्रांतपति है ना, जो प्रांतों के 5 प्रांत देखे हमने, प्रांतपति, उसके बाद प्रांतों के नीचे विषय जो जिलाधिकारी थे समाहर्ता, और उसके बाद जो सबसे नीचे है वो है ग्रामी, यानी ग्राम के जो पंच होते थे उस समय, वो उस समय कार्य करते थे। और मुख्य रूप से न्यायालय जो थे वो 2 प्रकार के होते थे। पहला है धर्मस्थीय और दूसरा है कंटक शोधन। इसमें ये है दीवानी और ये है फौजदारी। धर्मस्थीय न्यायालय में जो है वो दीवानी मामले आते हैं। दीवानी मामलों में लूट, डाके, चोरी, इस प्रकार की जो व्यवहार किए जाते हैं, व्यवहारिक, वो दीवानी मामलों में आते हैं। धर्मस्थीय जो आज वर्तमान में दीवानी मामले जो आते हैं वो धर्मस्थीय न्यायालय में आते हैं। दूसरा है कंटक शोधन, जिसमें व्यक्ति और राज्य के बीच में, व्यक्ति और राज्य के बीच में जो इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है, उन दोनों के मध्य जो फौजदारी मामले आते हैं। ठीक है। और लास्ट है आपका पॉइंट मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें यही पंक्तियां लिखी हो आपके कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेखों के अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि मौर्यकालीन समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था उस समय भी विद्यमान थी। कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था की बात की है, और वर्ण व्यवस्था क्या होती है बच्चों, आपको पता होगा। पहला वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सभी अपने अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करते थे। लेकिन आपको एक चीज और मिलेगी, इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, उसमें ये उल्लेख मिलता है कि जातियों पे आधारित था और 7 प्रकार के लोग थे, दार्शनिक, किसान, शिल्पकार, सैनिक, सभासद। लेकिन चूंकि वो विदेशी था, उसे नहीं पता था कि भारत का समाज किस प्रकार का होता है, उसका हम उल्लेख जरूर करेंगे, लेकिन वास्तविक बात जो है वो हमें अर्थशास्त्र में ही मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चीजें हम वेदों में भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आपका मौर्य प्रशासन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मौर्य वंश और मौर्य प्रशासन दोनों ही कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। इन्हें आप 1-2 बार पढ़ लें